ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए देखो, एडजॉइंट ए अब हम निकालेंगे तो उसका सिंपल तरीका निकालूंगा मैं, सिंपल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडजॉइंट के लिए यहाँ पे लिख देना A11, ये आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आपको पता भी नहीं है लेकिन आपने निकाल दिया है। ठीक है, कैसे आपको पता है, अगर ये आप जोड़ते हो और सम संख्या आने पर हम प्लस लिखते हैं और विषम संख्या आने पर यहाँ नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो ये पहले से ही लगा देता हूँ, तो ये प्लस नेगेटिव वाला लिखते हैं। अब देखो A11 क्या है, ये 7 हमारा A11 है, ये जो 1 आया था ये हमारा A12 है, और ये -1 जो आया था ये 13 है। ये कहाँ आता है, एडजॉइंट के पहले वाले कॉलम में आता है। ठीक है, ये पहले वाले कॉलम में आता है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर A21, A22, A23, और यहाँ निकाल देंगे हम A31, A32, A33। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा ज़रूर देखें, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट के दूसरे वाले कॉलम में लगेगा और ये तीसरे वाले कॉलम में लगेगा। अब क्या करना है इसमें, देखो A21 निकालने के लिए जोड़ने पे विषम आने पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। अब देखो दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, 3 3 3 4, तो इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, सो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये छुपा, ये छुपा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 12 में से हमें क्या घटाना है, 3 घटाना है। ठीक है, 12 में से हमें क्या घटाना है, 3 घटाना है, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, -3। अब आ जाओ A21, सॉरी A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 1 तिया 3। ठीक है, 1 चक्कू 4, 1 तिया 3, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो ये तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, 3 - 3 ये हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये आ गया -3। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो ये आ गया 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 चक्को 4, 1 तिया 3, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आप जानते ही हैं, सिंपल सा लॉजिक है। एडजॉइंट क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए हमें निकालना है ना, तो ये वाला देखो बच्चों, ये पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में आएगा एंट्री, और ये तीसरे कॉलम में आएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट हो जाएगा 7 -1 -1, फिर -3 1 0, फिर आ जाएगा -3 0 1। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज हो गई, 7 -1 -3 1 0 और -3 0 1, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एडजॉइंट में निकाल दिया। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है ना। अब कैलकुलेशन बाकी करेंगे सबसे पहले अब यहाँ आ जाओ, हमें क्या निकालना है, ए एडजॉइंट ए, ये हम निकाल लेते हैं पहले। ए गुणा एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो ए हम यहाँ रखेंगे और इधर हम एडजॉइंट रखेंगे। ठीक है, और हल करेंगे। ए हमारे पास है 1 3 3 1 4 3, बड़े नंबर में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। वैसे तो आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, ये मैं ज़रूर कहूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुणा करने के लिए इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं बच्चों, कॉलम लेते हैं। गुणा करना आपको आता ही होगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे, देखो गुणा काफ़ी लंबी होगी। देखो एक पहला रो लेंगे, 1 7 7, सफ़ेद से लिखता हूँ, 1 7 7, 3 कम 3 और 3 कम 3, फिर 1 तिया -3, 3 कम 3 और 3 गुणा 0 0, फिर आ जाएगा 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0, 3 कम 3। पहला रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 1 7 7, 4 कम -4, 3 कम -3, फिर आ जाओगे 1 तिया -3, 4 कम 4 और 3 गुणा 0 0, फिर आ जाओगे
एक सॉरी एक तिया माइनस के 3, 4 गुना 0 0 और 3 एकम 3, गुणा वगैरह तो आना चाहिए ना, आपको आता ही होगा। 1 सत्ते 7, 3 एकम माइनस 3, 4 एकम 4, फिर एक तिया माइनस 3, 3 एकम 3, 4 गुना 0 0, एक तिया माइनस 3 और 3 गुना 0 0 और 4 एकम 4। अगर आप ध्यान से देखें, इधर बचेगा 1, ये हुआ 0, ये 0, ठीक है। यहाँ हो गया 0 1 0, यहाँ आ गया 0 0 1, ठीक है। ये बचा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई बाएं तरफ, इसको जब हमने हल किया, ठीक। अब आप इसको भी हल करके देखेंगे, सारणिक a इंटू आई, बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो चुका है, आई के बराबर आया था, आपने देख लिया, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं मिटाना पड़ रहा है हमें। अब देखिए सारणिक a इंटू आई, देखो सारणिक a क्या है था, सारणिक a हमारा 1 था, और i हमारा क्या होता है, i हमारा 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं, एक को हर एक पद से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक। इसको समीकरण बी बोल दो। आपने समीकरण ए और समीकरण बी से देखा कि भैया इस तरफ भी यही आ रहा था और इस तरफ भी देखो भैया यही आ रहा है, तो ये तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब प्रश्न में हमसे ये वाला पार्ट होने के बाद बोला कि ए इनवर्स निकालो, ठीक है। हमें से क्या बोला गया था, ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ए बट्टे में क्या होता है, सारणिक ए। एडजॉइंट ए जस्ट अभी हमने निकाला है, क्या था, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, और उसको भाग देना एक, सारणिक ए का मान 1 था, हर एक पद को 1 से भाग दोगे तो वही ऊपर जो लिखा वही आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हो गया, और ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, 8 नंबर में, बड़े नंबर में, ठीक है। और ये प्रश्न सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ यूपी नहीं, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ठीक है। और ये जो फलन है, ठीक है, x बराबर -2 पर सात्यंत और अवकलनीयता का आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। देखो एक स्टेटमेंट है कि हर एक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन हर सतत फलन अवकलनीय होगा ये ज़रूरी नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा है, ठीक है। आप सर्च करोगे ना वीडियो में तो वो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और आप अगर हमारे चैनल पर जाकर सर्च करोगे ना एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, मैंने इसको सिद्ध किया भी है विद एग्जाम्पल से, इस स्टेटमेंट को है ना, मैंने वहाँ पर दिखाया है कि हर एक अवकलनीय फलन सतत होता है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसको सिद्ध भी किया है, बाय उदाहरण दे के भी समझाया है, ठीक है। अब देखिए इस उस वाले पार्ट को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो ज़रूर देख लेना सर्च करके, अंग्रेजी में है लेकिन, ठीक। इस वाले देख लो, फंक्शन हमें दे रखा है, क्या फंक्शन हमें दे रखा है, मॉडुलस में x+2। इसका हमें एक बार सात्यंत भी चेक करना है और अवकलनीयता भी चेक करनी है, ठीक है। तो पहले सात्यंतता चेक करते हैं, x बराबर -2 पर, ठीक है। सात्यंतता चेक करते हैं x बराबर -2 पर। देखो सिंगल फंक्शन है, ठीक है, तो जब भी सिंगल फंक्शन हो और यही चीज़ें तो डायरेक्ट वैसे चेक कर देंगे, लिमिट x टेंस टू -2 फंक्शन x, अगर ये कांस्टेंट देगा तो बात बनेगी, नहीं तो देखते हैं। -2 में फंक्शन x हमारे पास क्या है, x+2 मॉडुलस में, x की जगह पे -2 रखो, -2 + 2, तो ये आ गया 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0, तो ये आ गया f(c) के रूप में। अतः x बराबर -2 पर सतत है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है, सतत तो है भैया। अब हमें अवकलनीयता चेक करनी है, उसके लिए हमें LHD और RHD बराबर ला के दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है, तभी हमारी बात बनेगी। तो अब हम चेक करेंगे अवकलनीयता, क्या चेक करेंगे, अवकलनीयता, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो देखो हम चेक करेंगे LHD, लेफ्ट हैंड लिमिट, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। 2 पे चेक करना है, -2 पे,
तो क्या होगा फंक्शन -2 माइनस के एच एफ -2 बट्टे में एच माइनस के। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर -2 माइनस एच रखना है और फिर -2 रखना है। तो रखो लिमिट एच टेंस टू 0 और मॉडुलस में -2 माइनस के एच और ऑलरेडी प्लस में 2 है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट वाले में एक्स की जगह पे -2 रख देना है एक बार, बट्टे में पहले से ही माइनस के एच है। अब देखो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कटा, ठीक है, और ये तो हो गया 0, तो क्या बचेगा ओनली -h मॉडुलस के बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस के एच, और यहाँ ये है कट के क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे आर एच डी, ठीक, जिसका सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन -2 प्लस एच फंक्शन -2 बट्टे में पॉजिटिव का एच, ठीक। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसके जगह पे एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें -2 प्लस एच रखना है, -2 प्लस एच, प्लस में 2 ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या रखना है -2, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पे -2 ऑलरेडी प्लस का 2 के बट्टे में है एच, ठीक। सो -2 से +2 कटा और ये तो हो गया 0, तो यहाँ से सिर्फ एच बचेगा, एच का मॉडुलस एच ही होगा, प्लस में बट्टे में एच, एच से कट के 1 आ गया। सो देखो ये जो एल एच डी है और ये जो आर एच डी है वो बराबर नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे चूँकि एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है, अतः x बराबर -2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये आप बोल देंगे, ठीक है। और जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मैंने करा रखा है, आप बस यूट्यूब पे ये सर्च कर देना, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, प्रूफ लिख के सर्च कर देना और हमारे चैनल का नाम लिख देना, मैंने हिंदी में ही समझा रखा है तो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ठीक है ये इनफाइनाइट नंबर नहीं है, सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको 8 नंबर में पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो इसी वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास y बराबर हमने इस फंक्शन को u मान लिया और इसको v मान लिया, माना करके लिख देना, ठीक है, इसको हमने माना करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है बच्चों, अवकलज करना है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज निकालिए, तो जैसे ही अवकलज करेंगे dy बट्टे dx, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा du बट्टे dx, ठीक, और प्लस में आ जाएगा dv बट्टे dx। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बाद में फिर यहाँ पे मान रख देंगे, चूँकि हमारे पास u क्या है x की पावर x, देखो आप जानते हो अगर a की पावर m की पावर में n आ जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ m क्रॉस n लिख सकता हूँ ना, उसी गुणधर्म का प्रयोग यहाँ करेंगे तो x गुणा x क्या हो जाएगा, x की पावर में x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन होने पर हम क्या लेते हैं लॉग लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग ले लोगे यहाँ हो जाएगा लॉग u और ये हो जाएगा लॉग x की पावर x स्क्वायर, और आप जानते हो सूत्र में कि भैया लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, तो ये क्या होता है ये सामने आ जाता है, x स्क्वायर क्या आ गया सामने आ गया और ये हो गया लॉग x, ठीक है, और इस तरफ क्या है हमारा लॉग u है, इट इम्प्लाइज का साइन आप लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है अवकलज कर देना है x के सापेक्ष दोनों तरफ, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा देखो लॉग u का 1/u और u का हो जाएगा du बट्टे dx, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो पहला वैसे का वैसे दूसरे का अवकलज लॉग x का अवकलज 1/x प्लस दूसरा वैसे का वैसे पहले का अवकलज x 2x का मतलब x स्क्वायर का अवकलज 2x हो जाएगा। सो देखो यहाँ क्या हो जाएगा du बट्टे dx, ये जो बट्टे का u था इधर आके गुणे में आ गया, यहाँ से बचेगा x और ये हो गया 2x log x, ठीक। अब हमें u का मान भी रख देना यहाँ पर, तो du बट्टे dx
यू का मान हमारे पास क्या है, एक्स की पावर में एक्स, ये प्रॉपर वे में लिख दिया, और ये हो गया एक्स 2x log x। ठीक, ये हमें हमारा डी यू बट्टा डी एक्स मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट v वाले पार्ट में। ठीक है, हमारे पास v क्या है, चूंकि हमारे पास v है cos x की पावर tan x। ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर। जैसे ही लॉग लोगे यहाँ हो जाएगा log v, और ये हो जाएगा log cos x की पावर tan x। तो आपको पता है पावर सामने आ जाती है, tan x सामने आ जाएगा, गुणे में है log cos x, और इधर है log v। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है यहाँ पर। तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का अवकलज क्या होगा, 1/v, और v का अवकलज हो जाता है dv बट्टे dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहला वैसे का वैसा, log cos x का क्या होगा 1/cos x, और cos x का अवकलज क्या हो जाएगा माइनस के sin x। फिर दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, tan x का अवकलज क्या होता है sec स्क्वायर x। अब ये बट्टे का भी इधर आके गुणे में लग जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा tan x, और यहाँ ऑलरेडी है tan x। फिर यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x गुणे में है log cos x। ठीक है, v का मान रख दोगे, v का मान क्या है हमारे पास, v का मान है cos x की पावर tan x, और ये माइनस के tan स्क्वायर x हो जाएगा, गुणे प्लस है यहाँ पर sec स्क्वायर x गुणे में log cos x। हो गया। अब आपको क्या करना है, बस डी यू बट्टा डी एक्स का मान और डी वी बट्टा डी एक्स का मान उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर रख देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में इसको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कई बार, आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, कम से कम एक बच्चा लड़की है, एक से ज़्यादा भी लड़की आप ले सकते हो, तीनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। यह सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है, और ये पूछा गया 8 नंबर में, इसको 5 नंबर में पूछा सकता, उतना बड़ा नहीं है। देखो प्रतिशत समष्टि मैंने पहले ही लिख ली है इस प्रश्न में, कि 3 बच्चे हैं ना, या तो तीनों को तीनों लड़के होंगे और लड़कियां होंगी, जी का मतलब गर्ल, बी का मतलब बॉय, स्टार्टिंग के 2 लड़कियां, आखिरी वाला बॉय हो गया, या फिर बीच वाला बॉय हो गया दोनों, और या फिर पहला वाला बॉय होगा, आखिरी 2 लड़कियां हैं, या फिर पहले 2 बॉय हैं, आखिरी वाली लड़कियां हैं, पहला बॉय है, दूसरी गर्ल है, फिर बॉय है, या फिर पहले गर्ल फिर बॉय, या फिर तीनों के तीनों बॉय हैं। ये स्थिति हो सकती है। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो ये स्थितियाँ संभव हो सकती हैं। इससे बाहर नहीं, यानी कि जो हमारे प्रतिशत समष्टि में कुल परिणाम है वो हमारे पास 8 है। ठीक है, देखो जो घटना घटित हो चुकी होती है उसको हम एफ नाम देते हैं, और जिसको हमें निकालना उसे ई बोलते हैं। माना ई जो घटना है, तीनों बच्चों, तीनों की लड़की, तीनों लड़कियां हों, ये हमें निकालना है, तो इसको पहला घटना बोल देंगे, तीनों लड़की हों। अब तीनों लड़की हों तो वो तीनों लड़की मतलब जी है, और एफ जो घटना हमें दे रखी है, जो घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, वो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की हो, मतलब एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम एक तो लड़की होना ही चाहिए। देखो एक लड़की कहाँ होगी, एक से ज़्यादा भी चलेगी, ये चलेगी, ये होगा, जिसमें जी एक दिखे ही दिखे वो लेना है आपको, ये होगा और ये भी होगा, मतलब एक को छोड़कर बाकी तो सब लेने ही लेने। तो ये लिखना पड़ेगा जी बी, और फिर बी, फिर बी, और बी एंड जी, ये 7 हो जाएंगे। ठीक, अब आपको पता है प्रश्न में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
प्रायिकता ई बट्टे एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है आप प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में प्रायिकता एफ। ठीक है जी, ये हमारा सूत्र होता है, आप भली बातें जानते होंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब प्रश्न में आ जाइए, देखो हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई और एफ में क्या ओवरनिस्ट है जो दोनों में है? वो है जी जी, एक ही चीज़ है जो दोनों में है, वो है जी जी जी, एक ही परिणाम। ठीक है, अब प्रश्न में आ जाओ, देखो प्रायिकता निकाली ना पी इंटरसेक्शन एफ, तो संभव परिणाम एक है और कुल परिणाम 8 है, और एफ में 7 परिणाम है, संभव परिणाम 7 है, कुल परिणाम 8 है। काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/7। कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में जो हर साल एग्जाम में आता है। देखो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हमने सदिश रूप में लिया है। एक क्वेश्चन मैंने आगे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो सदिश रूप में या फिर कार्टेशियन रूप में आएगा। और ये जो मैं 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बच्चों, इसके ये तीसरा नंबर का पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स और बता रखे हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन मैं थोड़ा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये A1 है और ये हमारा B1 होता है, ये हमारा A2 होता है और ये हमारा B2 होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भैया कि जो R बराबर होता है वो A प्लस लैम्डा B के रूप में होता है, इसी रूप में होता है ना, R बराबर इसी रूप में होता है। तो इससे हमने तुलना कर देनी है, तुलना करके ये बता देना है। और जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो बच्चों, वो होता है मॉडुलस के अंदर, अगर नेगेटिव में भी मान आ रहा है तो उसे पॉजिटिव का लिखना है। सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अगर सूत्र याद है तो बाकी तो काम आसान हो जाएगा एकदम। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, सानिक। ठीक है, मापांक जिसे बोलते हैं। तो अब आप पहले निकाल लो A2 माइनस A1। A2 आपको पता है ऊपर दिखा, A2 कितना है? 3i प्लस 3j माइनस के 5k, और A1 कितना है? i प्लस 2j माइनस के 4k। ठीक है, हल करो, 3 में से 1 कम करेंगे 2i, 3j में से 2j कम करेंगे 1j, और 5k में से 4k जोड़ दोगे तो बचेगा माइनस के। ठीक है, अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 सदिश गुणन निकालना है B1 और B2 का। यहाँ I लिखा, यहाँ J लिखा, यहाँ K लिखा। देखो इसका गुणज क्या है? 2 3 6, और इसका है 2 3 6, सेम टू सेम है भाई। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। आई डोंट नो, इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, 2 3 6। देखो जब ये चीज़ और ये चीज़ समान हो, जब ये चीज़ और ये चीज़ समान हो, तो उस स्थिति में जो आता है ना वो आता है 0i प्लस 0j प्लस 0k। और इसका अगर तुम परिमाण निकालोगे, क्योंकि सारे ही 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। और इस वजह से इसका जो न्यूनतम दूरी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप निकालोगे न्यूनतम दूरी कितना होगा? देखो जब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालोगे, A2 माइनस A1 कितना है हमारे पास? यह है 2i प्लस j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट निकालना है 0i प्लस 0j प्लस 0k। i का गुणज i के साथ होता है 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 0 0 माइनस 1 गुणा 0 0। तो ये क्या आ गया? 0। ऊपर 0 आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी इस वाले प्रश्न की? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सदिश रूप है। मेन चीज़ है फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन कैसा भी दिया हो आप आराम से बना सकते हो। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन वो हर साल एग्जाम में आता है, आपको ग्राफ की मदद से हल करने के लिए बोलेगा। ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और ग्राफ में जो बनाना है वो पेंसिल से बनाना है, और हल्की पेंसिल का यूज़ करना है। ये नहीं दबा दबा के लिख रहे हो, मिस्टेक हो जाएगी तो रबड़ से मिटा के तुम कर सकते हो।
लेकिन अगर पेन वेन से चला दोगे तो फिर नंबर कट जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ दोबारा नहीं मिलता। हमें ये z दे रखा है, इसका न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत आपको खींचना है। दो अवरोध दे रखे हैं और x का मान और y का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र हमें प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं गिवन। हमें जो दे रखा है वो है z मैक्सिमम, सॉरी z न्यूनतम निकालना है, z मिनिमम निकालना है। क्या है? 50x प्लस 70y, ये हमें हमारा z निकालना है। ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। और जो अवरोध दे रखा है हमें, ठीक है, अवरोध अवरोध जो हमें दे रखा है पहला वाला वो दे रखा है 2x प्लस वाई 8, और जो दूसरा दे रखा है हमें x प्लस 2y 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमें हमारा पहला समीकरण दे रखा है और ये हमें हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमें अवरोध दिए गए हैं उसको असमीका कहते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर पहला वाला स्टेप यहाँ लिखते हैं असमीका को, क्योंकि ग्राफ खींचना है हमें बिंदु निकालने, हर एक समीकरण से दो दो बिंदु। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, तो असमीका पहली वाली क्या है 2x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी x प्लस 2y बराबर 10। 8 से दोनों तरफ भाग दे दोगे, 2x बट्टे में 8, y के बट्टे में 8, 8 बट्टे 8, और ये हो जाएगा 10 से भाग दोगे दोनों तरफ, रेखा के समीकरण रूप में परिवर्तित हो जाएगा। x के बट्टे में 4, y के बट्टे में 8, और ये 1, ये हो जाएगा x के बट्टे में 10, y के बट्टे में 5 बराबर 1। तो ये हमने इसको परिवर्तित कर दिया रेखा के समीकरण के रूप में। कक्षा 11 में पढ़ा है ना हमने रेखा का समीकरण, उस रूप में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो बिंदु आ जाएंगे वो आ जाएंगे इस वाले से। पहला बिंदु आएगा 4,0 और दूसरा वाला बिंदु आएगा 0,8। इसमें से पी क्यू बोल दिया, इसे आर बोल दो, 10,0 और एश आ जाएगा 0,5। ठीक है, दोनों समीकरण से हमने दोनों दो दो बिंदु निकाल दिए। अब इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर में दिखाना है। इनको कहाँ दिखाना है? ग्राफ पेपर में आपको दिखाना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास ये केंद्र है, इसे हम एक्स एक्स कहते हैं, ये हमारा वाई अक्ष है। अब बिंदु हमारे पास, अब मतलब ग्राफ तो नहीं है, अब आपको ग्राफ पेपर में ही करना है। मैं तो आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जो अपना सही हल मिलेगा वो ग्राफ पेपर में ही मिलेगा। यहाँ सही हल आए कि ना आए वो कह नहीं सकते। पहला बिंदु है एक्स पे 4, देखो 1 2 3 4 5 6, ये लिख के दिखाना है 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ जाएगा 10। पहला वाला बिंदु है 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, ये बिंदु हमारा पी है। और अगला बिंदु 0,8, एक्स पे 0 वाई पे 8, ये बिंदु हमारा क्यू है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है? रेखा खींच देनी है। ठीक है, सो ये देखिए, इसको और इसको मिलाते हुए रेखा खींचोगे, रेखा भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है ना। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में बनाओगे तभी आंसर मिलेगा। ये पहला समीकरण है। फिर अगले वाले में आ जाओ। अगला वाला जो हमारा बिंदु है वो है 10,0, एक्स पे 10,0, ये बिंदु हमारा आर है, और अगला है 0,5। ठीक है, ये हमारा एश है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है, ये खींच दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। हल क्षेत्र देखना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हल क्षेत्र देखना है। हल क्षेत्र देखो, ये सब आप कॉपी में लिखोगे ना, मेरे पास एक ही पेज है तो सब करना पड़ रहा है मिटा मिटा के। देखिए, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? बिंदु ले लेंगे अपने से। ठीक है, बिंदु 0,0 पर ले रहे हैं, जो बिंदु संतुष्ट करती है हल क्षेत्र आपका उसी तरफ जाता है। ठीक, हल क्षेत्र आपका उसी तरफ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 8,
और अगला है आपके पास x प्लस 2y बराबर 10। तो हमने 0,0 लिया है, यानी x के जगह पे 0 रखना और y की जगह पे 0 रखो। तो देखो 0 जो है वो 8 से बड़ा होता है। क्या ये कथन सही है? असत्य है। यानी कि पहला वाला 0 से बाहर की तरफ जाएगा, हल क्षेत्र। पहला वाला हल क्षेत्र 0 से बाहर जा रहा है। दो अवरोध है, जहाँ पर दोनों मिलेंगे वही हमारा हल होगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे रखोगे, दूसरे x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। तो ये भी मना कर रहा है, 0 जो है वो 10 से बड़ा होता है, गलत है कथन। तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखिए दूसरा वाला ये येलो, तो 0 से बाहर जा रहा है। तो जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा हल क्षेत्र होगा। जहाँ पर आपका जो पिंक कलर और येलो कलर मिल रहा है वो आपका क्या है? दोनों का हल क्षेत्र है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आपको देखो यहाँ से ये बिंदु और ये आगे चल रहा है इस तरफ, ये सारा यहाँ पे उभयनिष्ठ मिलेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम मान हम नहीं बता सकते, लेकिन न्यूनतम मान हमारा बता सकते हैं। न्यूनतम मान यहाँ इन बिंदुओं पर आएगा। ठीक है, ये वाले बिंदु में मालूम नहीं, इस वाले बिंदु को टी बोल देंगे। और ये बिंदु आपको ग्राफ पेपर से फट से मिल जाता अगर आपने ग्राफ पे बनाया होता है। तो आप कह रहे थे एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया। ठीक है, और फिर चेक कर लेते। आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है मेरा? QTR। ठीक है, ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। अब टी बिंदु के लिए क्या करेंगे? टी बिंदु जब नहीं है आपके पास, टी के लिए, क्योंकि बाकी दो पॉइंट्स तो पता है, टी के लिए क्या हो जाएगा? टी के लिए आपको इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करना होगा। तो समीकरण हमें क्या दे रखा है? पहला तो है आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 8 और अगला है x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो मैं हल करने के लिए विलोपन विधि लगाता हूँ। नीचे ऊपर वाले में गुणा कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2y 2 अट्ठे 16, नीचे है x प्लस 2y बराबर 10। समान चिन्ह घटाने पर प्लस माइनस करना, 4x में से 1x घटाएंगे 3x और ये बचेगा 6 2। तो ये x में आएगा 2। ठीक है, और x का मान उठाकर यहाँ रख दो, 2 प्लस 2y बराबर 10। तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा 8, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, टी बिंदु भी अब आपको मिल गया। ठीक, अब आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आप फटाफट जो निकालने के लिए बोले आराम से निकाल दो। ठीक है, डब्बे बनाओ, ये बिंदु आ जाएगा। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। सो देखिए, यहाँ लिखेंगे हम बिंदु और यहाँ लिखेंगे z मिनिमम जो हमें निकालना है। z मिनिमम प्रश्न में दे रखे हैं 50x प्लस 70y। पहला जो बिंदु है हमारे पास, पहला बिंदु हमारे पास है Q जो कि है 0,8 और फिर T है 2,4 और उसके बाद R है जो कि है 10,0। रखो, x के जगह पे 0 आ जाएगा, 50 गुणा 0 और 70 गुणा 8, 8 7 56 पीछे 0। फिर नेक्स्ट x के जगह पे 2 रखना है और y के जगह पे 4। तो 7 चौके 28 और 100 380। फिर x के जगह पे क्या रखना है? 10 और y के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 500। तो सबसे मिनिमम मान है वो ये। ठीक है, ये हमारा मिनिमम मान है। अतः z मिनिमम कितना होगा? 380 होगा बिंदु 2,4 पर। ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो हमसे पूछा गया था प्रश्न में। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देखें और 12.1 प्रश्नावली में से क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो ही है, कहते हैं अवकल समीकरण, देख रहे हो, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जबकि ये कंडीशन हो, आपको पहले व्यापक हल निकालना है और फिर कंडीशन का प्रयोग करते हुए सी को हटाने पर हमें विशिष्ट हल मिल जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट मोड में पूछा गया है। हमें दिया क्या है? दिया है गिवन, हमें जो दे रखा है वो है dy बट्टे dx प्लस
कॉट एक्स इंटू वाई, और ये है आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। तो ये जो हमें दे रखा है ना अवकल समीकरण, ये एक स्पेशल टाइप का अवकल समीकरण है, बहुत ही स्पेशल है। और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, ये रैखिक अवकल समीकरण है, ऐसे लिखना है, रैखिक अवकल समीकरण। अच्छा, किस रूप का है वो भी लिख दो आप। तो ये जो रैखिक अवकल समीकरण है वो है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप का है। ठीक है, अब इससे हमें क्या कर देनी है? तुलना कर देनी है। ठीक है, इससे हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। तो तुलना जब हम करेंगे तो हमारे पास p के स्थान पर मिलेगा y का गुणज cot x, और q के स्थान पर हमारा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी? तो सबसे पहले हमें समाकलन गुणक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसका सूत्र होता है ए की पावर में पी डी एक्स। तो ए की पावर में p हमारे पास है cot x dx, तो इसका सूत्र क्या होता है? साइन कॉस बट्टे साइन ना, तो ए की पावर में log साइन x। और आप एक सूत्र जानते हैं क्या, कि भैया ए की पावर log x x के बराबर होता है, और यहाँ x की जगह पे क्या है? साइन x, यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा वो कितना होगा? वो होगा साइन x। वो क्या है? वो हमारा साइन x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें निकालना है अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल निकालना है। तो अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा? y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक, तो y की जगह y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है साइन x, q हमारा क्या है? 2x, और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया? साइन एक्स, प्लस में है सी, वो तो बात की बात है। अब अंदर गुणा करो, 2x साइन एक्स ये हो गया, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस बट्टे साइन, और यहाँ पर है साइन। ठीक है, प्लस सी, साइन से साइन कटा, तो कुल मिलाकर हमें मिल जा रहा है यहाँ पर 2x साइन एक्स dx एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, और इसको अलग अलग निकाल के फिर यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो एक साथ यहाँ हल करना असंभव हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। 8 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा तो हल करना ही पड़ेगा ना भाई, एकदम दो लाइन में तो होगा नहीं। 8 नंबर ऐसे तो मिलेंगे नहीं, बड़े नंबर के क्वेश्चन है। अब देखिए I1 पे आ जाओ। I1 हमारे पास क्या है? I1 हमारे पास है एक सेकेंड बच्चों, I1 हमारे पास क्या है? I1 हमारे पास यहाँ पर x साइन x है dx। तो आपको पता है आईलेट वाला नियम लगाता है, आईलेट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा क्या आते हैं बच्चों? पहले आ जाते हैं। सो यहाँ से जब देखोगे इसको पहला मानना पड़ेगा और इसको बाद में, तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। देखो क्या होता है, पहला वैसे का वैसे साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, और पहले का प्लस क्या होता है? 1, और साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा? माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस। ठीक है, पूरे का समाकलन होता है, ये आ गया माइनस के एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स। ये हो गया I1। ठीक है, 2 सामने गुणे में लगा है तो वो तो बाद में हम रख देंगे। नेक्स्ट I2 पे आ जाओ। I2 भी उसी प्रकार से है। ठीक है, I2 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं है,
इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो पहला वैसे का वैसा कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, माइनस पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2x कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। तो देखो ये 2x सिर्फ इसको ये चीज़ प्लस की है और यहाँ नेगेटिव का, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो अभी हमने किया है ना इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मान रख देते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 2x साइन एक्स डी एक्स है और इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये मिला एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन होता है तो ये है माइनस के 2x साइन एक्स डी एक्स। देखो ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का कटा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ प्लस सी है और इधर क्या है, वाई साइन एक्स। तो ये हमें हमारा व्यापक हल में मिल चुका है, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। अब हमें निकालना है क्या, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल के लिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार y बराबर 0 तथा x बराबर π/2 पर ये काम हमें करना है। तो देखो y की जगह पर रख देंगे 0 और साइन x की जगह पर रखना है π/2, फिर x की जगह पे π/2 और साइन π/2 प्लस c। ये हो गया 0, 0 गुना कुछ भी 0 होता है, ये हो गया पाई स्क्वायर बट्टे में 4 और साइन π/2 का मान 1, तो ये प्लस के इधर के क्या हो गया, माइनस का। तो c का मान हमें मिल गया माइनस के π/4, जो उठा कर यहाँ रख दोगे हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा, y साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के π/4। ठीक है जी, ये हमें हमारा विशिष्ट हल, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं दीर्घवृत्त जो आपको दे रखा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन इस साल 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, देखो बच्चों हमें एक दीर्घवृत्त दे रखा है, अगर दिया भी लिखा नहीं होता तो हम देख के पता कर सकते थे कि ये दीर्घवृत्त का क्या है बच्चों, व्यापक समीकरण है ना। तो देख के आइडिया लग रहा है कि भैया ये तो दीर्घवृत्त है। ठीक, सो देखिए अब इसका अगर हम चित्र बनाएंगे, दीर्घवृत्त कैसा होता है, अंडे के आकार का होता है। ठीक है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। अगर हम इसको चित्र के रूप में देखेंगे, ये हमारा अरे यार बना रहा हूँ कुछ बन जा रहा है कुछ। ठीक है, ये हमारा दीर्घ अक्ष है और ये हमारा लघु बिंदु। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,b और ये वाला बिंदु हो जाएगा a,0। ये हमारा केंद्र है 0,0। ठीक है, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है ये। तो अगर मैं नाम दे दूँ इसका नाम दे दूँ O, ये A, ये B, ये C और ये हमारा D है। तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें निकालना है वो है OABCD है ना, ABCD टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्षेत्र हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 गुणा एरिया OAB का। अगर ये हिस्सा हम निकाल लेते हैं और इसको मैं 4 से अगर गुणा कर दूं तो बात बन जाएगी। अगर मैं लिमिट x में लेता हूँ, लिमिट मालूम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y/dx। तो ये लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निर्धारित करेगी ये वक्र कितना क्षेत्र घेर रहा है। ठीक है, ये वक्र कितना क्षेत्र घेर रहा है। तो मैंने 4 लिमिट ले ली मैंने x में। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा y/dx। तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो y² बराबर हो जाएगा b² बट्टे में a² अंडर रूट में आ जाएगा कितना, a² माइनस के x²। ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ, 4 गुणा 0 से a b बट्टा a वर्गमूल लोगे तो। ठीक है, यहाँ मैं अंडर रूट पहले लगा दिया है, अंडर रूट बाद में लगेगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में a² माइनस के x²। ठीक है, ये हो जाएगा dx।
अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया है बच्चों। 4b/a बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और हमारी जो लिमिट है वो 0 से a है। लिमिट क्या है, 0 से a है, तो ये हो जाएगा 4b/a। अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट, ठीक है, रख देंगे x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a रखोगे पहली बार में। ये अपर लिमिट रखा, माइनस कब क्या रखना है, लोअर लिमिट, x की जगह पे 0, ठीक है। ये मान रख दिया 4b/a। देखो यहाँ से तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, a²/2, और ये आपका साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किस एंगल पे मान मिलता है, π/2 पर, ठीक है। और इसका मान 0 हो गया, और इस साइन इनवर्स 0 का मान 0, 0 गुना समथिंग 0 होता है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, ठीक है, 1 से 1 कटा, आंसर आ जाएगा π/ab, ठीक है। जो भी इसका यूनिट होगा उसकी घात में लग जाएगी 2, और ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, π/ab। याद रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका आंसर क्या होता है, π/ab, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमें ये चीज़ दे रखी है, हमें x निकालना है। सो सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे पास देखो 3x है यहाँ पर, तो 5b, और ये जो प्लस के 2a है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2a। और हमें अगर x निकालना है तो 5b माइनस 2a निकालने के बाद पूरे को भाग दे देना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो मैं पहले क्या निकालता हूँ, 5b माइनस के 2a निकाल लेता हूँ। 5, यहाँ हमारा b होगा 2, और यहाँ हमारा a होगा। तो b हमारे पास है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। a हमारे पास 8 0 4 माइनस 2 3 6। अब 5 से गुणा कर देंगे तो अंदर देखो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5। 2 से गुणा करेंगे हर एक पद में, 2 अट्ठे 16 0, 2 चौको 8, 2 चौको 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। संगत पद से घटा देंगे, 10 में से 16 घटाएंगे माइनस का 6, 10 में से 0 घटाएंगे माइनस के 10, 20 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, और 10 में से माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। और फिर देखिए 25 में से 6 घटाएंगे, माइनस के 25 माइनस का 6, तो ये माइनस के 31, और 5 में से 12 घटाओगे माइनस के 7, ये आ गया, ठीक है। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, ये क्या, माइनस का 6, 12 माइनस के 31 माइनस के 10 14 माइनस के 7, हर एक पद को 3 से भाग दे दो। 3 दूनी 6 माइनस 10/3, 3 चौके 12 14/3 माइनस के 31/3 माइनस के 7/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आराम से बन गया। कह रहे y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x है, और x का कंडीशन हमें ये दे रखा है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, y दे रखा है, e की पावर में a cos इनवर्स x है। देखो e की पावर में जो भी होता है उसका एक बार अगर अवकलज करोगे dy/dx, तो e की पावर में जो भी होता है वो आ जाता है, और फिर पावर में जो होता है उसका अवकलज होता है, ठीक है। तो ये गुणे में लग जाएगा a cos इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, माइनस के 1/√1 माइनस x², ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको ढंग से लिख देंगे तो ये हो जाएगा, देखो dy/dx, और इधर है यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 1/x², ठीक। और इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, y रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के ay,
ठीक है, ये क्या हो गया माइनस के ए वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा से अपक्लस करना है, पुनः अपक्लस करने पर दोबारा से। तो जब दोबारा से अपक्लस करेंगे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अपक्लस करो, पहला वैसे का वैसा, ठीक है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। दूसरे का अपक्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन माइनस 1, और अंदर जो भी बैठा है उसका अपक्लस हो जाएगा माइनस के 2x। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा, ठीक है, पहले का अपक्लस ये हो जाएगा d2y/dx², ठीक है। और इधर माइनस ए बाहर, y का अपक्लस क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, ऐसा करने से कुछ मिला हमें, इससे ये कटा, ठीक। अब यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा dy/dx, इसकी घात में माइनस का आधा बचा, माइनस के आधा नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस के आधा, आधा का मतलब अंडर रूट, और यहाँ पर माइनस के x है, ठीक है। प्लस में यहाँ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx², और इधर है माइनस के ए dy/dx, ठीक। अब लॉसअपा ले लो और इसको थोड़ा हल कर दें। इसके बट्टे में देखो, इसका लॉसअपा क्या आ जाएगा, इसका अगर लॉसअपा निकालेंगे अंडर रूट में इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसकी ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस के एक्स dy/dx, और इधर है प्लस में, इसकी गुणा इसके साथ होगा तो ये हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। गुणे में क्या है d2y/dx², और इधर आपका क्या है माइनस का a dy/dx, ठीक है। ये चीज़ हमें दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ आंसर आता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ की गड़बड़ी है अब, ठीक है। एक चीज़ की गड़बड़ी में दिख रही है, तो देखो ढंग से लिख देंगे। ये पॉजिटिव वाला पहले आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx², ये नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा x dy/dx। देखो ये दो टर्म आपको मिल गए, ये वाला और ये वाला मिल गया, बस ये चाहिए, ठीक है, बस ये चाहिए। अब dy/dx, देखो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, माइनस का ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें dy/dx नहीं चाहिए, ठीक है। देखो ये चीज़ है ना हमारे पास, dy/dx की जगह पर ये मान आप रख सकते हो। क्या रख सकते हो, ये मान उठाकर यहाँ से रख दोगे, समीकरण इसका कुछ मान उठा कर रख देना। तो ये dy/dx की जगह मान आ जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x, बट्टे में है माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान रख दिया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इससे ये वाला कट गया, यहाँ क्या बचा a गुणा ए स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा भाई, देखो अब आपको आंसर आपका पूरा मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx, और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में 8 नंबर में पूछा गया है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, और हर साल एग्जाम में आ जाता है बड़े नंबर में। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है, रेखा हमें दे रखी है। तो इस प्रश्न में जो न्यूनतम दूरी निकालने का जो सूत्र होता है d बराबर, वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको लग रहा है बड़ा, लेकिन है छोटा। कैसे देखो पता लगेगा, यहाँ रखोगे आप x2 माइनस के x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। देखो इसके लिए x को छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ, मैंने इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या है, इसको छुपाओगे, ठीक है। इस वाले की गुणा इसके साथ, मैंने इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1
C2, सॉरी इसमें ना थोड़ा प्लस लगाया ना तो दूसरे तरीके से C1A2 होगा, C1A2 E1C2 का होल स्क्वायर। फिर आ जाएगा, देखो इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा, E1B2 B1A2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए, अब देखो क्या होगा, हमें निकालना है यहाँ से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालता हूँ। अब आप कहोगे सर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या, हमें तो पता ही नहीं है। देखो आपको पता है रेखा का जो समीकरण होता है, ठीक है, जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, यही होता है ना, ये आपको पता होगा, याद होगा। अब इससे आपको तुलना करना है, ठीक है, इससे आपको यहाँ तुलना करना है। ये आपका जो पहला समीकरण दे रखा है इसमें, और ये जो आपको दूसरा समीकरण दे रखा है इसमें, आपको क्या करना है, तुलना कर देना है। सो जब तुलना करोगे आप इसमें, तो देखो जो प्लस वाला है वो आपका हो जाएगा माइनस में लिखना है, और जो माइनस वाला है उसको आपको प्लस में लिखना है। ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊं कि भैया आपका x1 क्या है, x1 आपका माइनस के 1 है, y1 क्या है माइनस के 1, z1 क्या है माइनस के 1, e1 क्या है 7, b1 है माइनस 6, c1 है 1। फिर आप आ जाओ, आपका x2 कितना है, x2 है 3, y2 कितना है 5, z2 कितना है 7। ठीक, फिर आप आ जाओगे, आपका a2 कितना है, a2 है 1, b2 कितना है माइनस के 2, c2 कितना है 1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से मिली और ये चीज़ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो, x2 माइनस x1, 3 में से 1 घटाएंगे तो देखो 3 माइनस माइनस प्लस, फिर 5 माइनस माइनस प्लस, फिर 7 माइनस माइनस प्लस, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 रख दिया। फिर आपका a1 7 माइनस 6 1 हो गया, और ये 1 माइनस 2 1 हो गया। हल करते हैं, देखो ये आपका हो गया कितना, 4 6 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे, ये प्लस होता है माइनस होता है, ये प्लस होता है, प्रसार कर दोगे r1 के सापेक्ष 4 6 कम 6 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर माइनस का 6, ठीक है, 7 1 कम 7 माइनस 1 1 कम 1, फिर 8। ठीक है, ये छुप जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 7 दूनी 14 माइनस का, और 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस, तो 4 यहाँ से आ गया माइनस के 2, और यहाँ से आ गया 6, और 14 में से 6 घटाएंगे माइनस के 8। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तभी मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, ये जो माइनस का 2 है इसके जगह पे आएगा, माइनस प्लस ये 6 यहाँ आएगा, और माइनस 8 यहाँ आएगा, इसीलिए यहाँ मैंने पूरा लिख के दिखाया। 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 8 8 64। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, देखो 4 और 4 10, 6 और 4 10 और 8 18। 6 में से, अरे यार सॉरी, यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा ना, माइनस के 4, तो यहाँ पे 16 है। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी, प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो 36 और 64 कितना हो गया, माइनस के 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान उठाकर आप ऊपर वाले समीकरण में रख दो, न्यूनतम दूरी वाले सूत्र में, तो ऊपर आ गया माइनस के 116। अब यहाँ मान रखो, इसका मान कितना, माइनस के 4, इसका मान आया यहाँ प्लस में लिखोगे, यहाँ पर नेगेटिव में सिर्फ इसका ही लिखना है, और ये माइनस 8 वर्ग। ठीक है, नीचे भी हल करोगे, 16 36 64, ये आ जाएगा 116 अंडर रूट में, और नेगेटिव है लिखना है पॉजिटिव में, या अंडर रूट मॉडुलस में होता है ना, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 116।
इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी रिपीट मोड पे पूछा जाता है, बार बार आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे अब ये अवकल समीकरण आपको दे रखे हैं, y बराबर इतने और इतने पर आपको विशिष्ट हल निकालना है। आपको क्या करना है, आपको विशिष्ट हल निकालना है। देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। देख के पता लग गया। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन समघातीय अवकल समीकरण कर रखा है, रैखिक का भी एक ले लिया था, तो ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ से आइडिया लग गया, y ऊपर है बट्टे में x है, तो ये dy बट्टा dx मुझे निकालना है।